नमस्कार दोस्तों। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपी स्पेशल की मैगजीन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। उसमें एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके जितने भी आर ओ होगा, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी के जो भी एग्जाम्स हुए अभी तक, तो उन्हीं के एनालिसिस क्वेश्चन किस फॉर्म में क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे एग्जाम में बन सकता है वो, और उनका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप उसी से रिलेटेड क्या उसके अराउंड सराउंडिंग की चीज़ें क्या आती हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके यूपी पी लगा एग्जाम, यूपीएसआई आने वाला, यूपी आर ओ है, तो यूपी पीसीएस, इनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो इसमें टॉपिक ये फोर्थ पार्ट इसके हो चुके हैं। अगर आप लोग जो लोग चैनल पे नया है, तो इस चैप्टर्स के इस टॉपिक इस क्लास के पहले आप और 3-4 पार्ट डले हुए हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या रहेगा, आपका एक सिक्वेंस से बनता रहेगा, क्योंकि सारे टॉपिक इसमें कराए जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, नदियाँ, झीलें, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, बहुउद्देश्य परिघटना जो परियोजना है, पर्यटन है, उद्योग है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए थे। लगभग 11 चैप्टर्स हो गए थे। आज हम चैप्टर 12 पे आएंगे, थोड़े से रह गए। लेकिन ये चैप्टर कैसे हैं, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर से हैं। तो इनको क्या करना है, एक दो टॉपिक, केवल 2 टॉपिक हम एक क्लास में समथिंग करेंगे, जिससे क्या है इस अच्छे से उसका डिस्कशन हो सके और क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े लगभग 100 क्वेश्चन में है, इस वजह से। अच्छा, रैंकर मेकर पे आप जो कोई अभी नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएस से लेके जीएस किसी भी एग्जाम के लिए आपका यूपीएससी के भी पेपर अभी सॉल्व कराए जाएंगे इस पे। यूपी पीसीएस हो गया, आर ओ यूपी पी, तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ सॉल्व मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों में शेयर करें। जो देखिए क्या है ना, कोई बुक खरीद पाता है, नहीं खरीद पाता इस टाइप से, इसलिए। लेकिन मैं सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको सारी बुक्स को सॉल्व कराएंगे। कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का मटेरियल मिलेगा, विजन आईएएस के टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो सारी चीज़ें अभी चल रही है, थोड़ी तैयारी पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं इतिहास में, ये यूपी का इतिहास है इसमें। तो चैप्टर टॉपिक नंबर 12 है हम लोगों का। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर, वर्तमान जिसको उत्तर प्रदेश कहेंगे, किस शहर में संपूर्ण भारत में से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो किस शहर में पूछा गया है, जो पूरे भारत से एक एक बैठक बुलाई गई थी, तो वो आपकी कानपुर में बैठक बुलाई गई थी। क्योंकि 1924 में जो संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में एक संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान, जिसको हम HRA बोलते हैं, तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की बात वहाँ पे की गई थी, या संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद जी। तो मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन चंद्रशेखर आजाद पूछा जाता है। और क्या है कि HRA में चंद्रशेखर आजाद को सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें और भी सदस्य देखना है। ऑप्शन 3 ऑप्शन अदर दिए जाते हैं। चौथा चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर है ठीक है। और कभी चंद्रशेखर ना दे के राम प्रसाद बिस्मिल दे दिया जाता है, तो इनको भी ध्यान रखना है कि ये भी सदस्य थे, सचिंद्र नाथ सान्याल जी और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो इन सबको याद करना है, क्योंकि इसमें से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन हमेशा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो देखिए, समझ रहे हैं ना, ये हिस्ट्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेट कर रही है और उत्तर प्रदेश के इतिहास की भी बात कर रही है। तो कहाँ पे कारसी जो कांग्रेस का, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, तो पहले कहाँ हुआ था। तो कितने अच्छे क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। तो इलाहाबाद में हुआ था। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा है आपका। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सर्वप्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में। कांग्रेस का ये चौथा अधिवेशन, देखिए ओवरऑल इंडिया अधिवेशन की बात करें तो ये कांग्रेस का चौथा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला था, जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पहला अंग्रेज जो अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था, वो आपके जॉर्ज यूले ही थे। बस 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय कि बनारस में 1905 में तथा लखनऊ में 1899 में और 1916 में, 1936 में तथा कानपुर में 1925 में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ध्यान देना है, इलाहाबाद में एक नहीं और ढेर सारे हुए थे, लेकिन पहला वो हम इलाहाबाद ही लगाएंगे कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के
जो सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क। उत्तर प्रदेश जो वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक थे वो निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम जैसे हंस संप्रदाय था, देवऋषि संप्रदाय है, निम्बार्क समुदाय, ये भारत के प्रमुख समुदाय जो आपके संप्रदाय हैं उनमें गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत दैत्य या दैत्यवाद कहलाता है। इसी को वेदा या वेदगत की भी कहा जाता है। तो ये डिटेल देख के चलनी है क्योंकि थोड़ी चीज़ें अलग है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यूपी पीसीएस मेंस जो इंस्पेक्टर हुआ था उसमें 2022 में पूछा गया था। तो एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है, आपका आर हो या यूपी पीसीएस हो। और उसके बाद यूपी एसआई में भी देखिए क्वेश्चन डीप है, या यूपीपी है तो उसमें क्या रहेगा कि उसकी चीज़ें हम आसपास की चीज़ें तो देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने एक लड़के का पेपर देखा था जो आपके क्लाइमैक्स कोचिंग वाले सॉल्व करा रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़े डीप पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से देखना है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था? ये आपका कहा था वर्नियर ने। वर्नियर बोला था कि भारत का एथेंस है। ये किसको? बनारस को। एक जो फ्रांसीसी चिकित्सक था और यात्री भी था, जिससे मुगल राजकुमार दारा सिकोही के लिए चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो ये जो राजकुमार दारा सिकोही थे उनके दरबार में चिकित्सक के रूप में भी इसने काम किया था। किसने? वर्नियर ने। चंदवार के युद्ध में चंदवार का युद्ध जो 1194 ईस्वी में राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। ये चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आप बताना वर्तमान में क्या है। उत्तर प्रदेश के इटावा, यमुना नदी नहीं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश गंगा नदी नहीं। तो ये समथिंग आपका पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। चंदावर, एक मिनट। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है चंदावर है, वो चांदनीपुर था आपका। चलिए देखते हैं। चंदावर की युद्ध जो 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आपका हुलास है। हुलास। तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनवाली हरियाणा में, मांडा आपका जम्मू में। मांडा जम्मू में, मांडी पूछ देगा वो भी उत्तर प्रदेश में आएगा। इससे अंधोकालीन है। आलमपुरी भी उत्तर प्रदेश में है। ये सब ऑप्शन में नहीं दिए हैं, मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ड्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना। राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, खुदीराम बोस नहीं थे। कौन नहीं था? खुदीराम बोस। काकोरी जो ट्रेन कांड, इसका हाँ ये भी इसको भी याद रखना है। काकोरी ट्रेन कांड को मोदी जी ने इसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया? काकोरी एक्शन। तो काकोरी ट्रेन कांड था, काकोरी एक्शन से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। ये 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजन लहरी, सुरोचन सिंह, रामचंद्र बिस्लिम, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। तो ये खुदीराम बोस किससे थे? खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे आपके, इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था 1908 को। वर्तमान उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हो? इतना क्वेश्चन ये पूछा जाता। देख लिया यूपी पीसीएस आर को लिखा है। तो कितने हैं इसमें से? 16 में से 8 केवल उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है कि 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में भारतवर्ष से 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। इनका विवरण इस प्रकार दिया गया, नीचे दिया गया। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि पूरा एकदम से, हाँ पेपर ये बुक है ना एकदम से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिफाइन की गई, इस वजह से इसको अच्छे से सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे काशी था, जिसको वर्तमान या राजधानी की बात करेंगे तो वाराणसी हो जाएगी। वाराणसी के आसपास का जो आधुनिक क्षेत्र था वो बर्थ कौशाम्बी को कहा जाता था। कौशाम्बी से एक क्वेश्चन और याद करेंगे। यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के ही वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जिसे कहते हैं। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास का, वर्तमान अयोध्या बोल सकते हैं उसको। मल कुशीनारा देवरिया के आसपास का एरिया। चेदी आपका सतीमती बुंदेलखंड के आसपास का। और कुरु आपका इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का। सूरसेन मथुरा के आसपास। पांचाल ऐच्छत
वर्तमान का स्थित है जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में। तो 16 में से कितने, 8 आपके उत्तर प्रदेश में ही थे। मैच द फॉलोइंग है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी बतानी है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। पहले का चौथा है कुरु, कहाँ पे आपका इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और आपका बी का तीसरा पांचाल आई क्षेत्र के लिए हो जाएगा। सी का पहला कौशल आपका साकेत, वत्स आपका कौशाम्बी। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन पीछे किया था उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने 16 महाजनपद को बताया, उसी में से 8 आपको उत्तर प्रदेश के थे, उन्हीं की राजधानी आप पूछी गई थी। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पे, तो बताइए, अभी आपने सुना ही नहीं होगा कभी बहू बेगम का मकबरा क्या है। तो ये आपका जो नवाब शुजाउद्दौला था उसकी बीवी का मकबरा है, जिसको कह सकते हैं। तो कहाँ पे, ये फैजाबाद में, लेकिन इसको कहेंगे बहू बेगम का मकबरा। अगर बीवी का मकबरा आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र में औरंगाबाद। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू का मकबरा आपका फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 लिखा है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। कहा कि जौनपुर के जो सरकी वंश था उसका अंतिम शासक बताना आपको कौन था। हुसैन शाह थे। कौन थे, हुसैन शाह। जौनपुर में जो सरकी वंश था उसके अंतिम शासक हुसैन शाह। इस वंश की स्थापना की बात करें तो मलिक सरवर द्वारा 1394 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। तो ध्यान रखना, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। तो जौना खान से ही आपका ये जौनपुर बना। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं थे, आपके M.A. अंसारी जी नहीं थे, बकाया मोहम्मद मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, M.A. अंसारी नहीं थे। चलिए देखते हैं, 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। ठीक है, तो मार्क्सवादी और समाजवादी की बात करेंगे तो रूसी क्रांति से ही प्रभावित था, जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। 17 मार्च 1924 के कानपुर संयंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर संयंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत शौकत उस्मानी, ऐसे डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संपूर्णता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर संयंत्र में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं क्या। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित, मैंने अभी बता दिया आपको, और ये उत्तर प्रदेश PCS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मांडी कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश में। मांडा की बात करेंगे वो आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। देखिए मांडी शब्द ये ज़्यादा पहले नहीं दिया गया था, 2021 के पेपर से ये एक्टिव हुआ, नहीं तो इसके पहले भी इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा से हाईलाइट वर्ड नहीं था। तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नवीन स्थल इसलिए बन जाते हैं, पता चले कि आप जिस गांव में हो उसी गांव में कुछ चीज़ें मिल जाएं तो उनको भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कर दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि ये इस जगह ये कहाँ पे है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बताना पड़ेगा। ऐसे ही एक करंट का क्वेश्चन बन गया था कि मांडी में वहाँ पे जो आपके मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर था, वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले थे। क्योंकि जो पुरातत्व विभाग है वो अपना काम तो करता ही रहता है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई थी। 3 अलग अलग आकार के प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा, तो ये अनुमान लगाया गया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या बताना है। शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था तो किस राज्य के विरुद्ध था, कालिंजर। तो कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान जो 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जो बम गोला जिन्होंने छोड़ा तो वो वहां से दीवार से टकरा के वो इन्हीं के ऊपर गिर गया, या इनके उसमें गिर गया, क्या बोलते हैं, बारूद खदान में। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल
उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो नहीं है बताना है आपको। हुलास देखो अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देख चुके हैं, था, ठीक है। आलमगिरीपुर मैंने पहले ही ओरल आपको बताया था कि ये भी है। मांडी जस्ट अभी हमने देखा, तो देसलपुर है जो इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ तीनों को जो दिया गया है इनको डिफाइन किया गया। हड़प्पी पुरातत्व आलमगीर जो मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, डायरेक्शन देखते हैं, तो आपका ये ऊपर साइड में, सॉरी पश्चिम में आलमगिरीपुर पड़ता है। बड़गांव एवं हुलास जो सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरनगर में, जबकि देसलपुर ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। तो ये देसलपुर आपको भी याद हो गया कि ये कहाँ पे सैंधव स्थल है और गुजरात में पाया जाता है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजपाल था। कौन था? राजपाल। कन्नौज पर जब महमूद गजनबी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था उसका नाम राजपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी या बाड़ी बोल सकते हैं दुर्ग में जाकर छिप गया था। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक जो विद्याधर थे, विद्याधर ने राजपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर रहेगा आपका। उस समय जौनपुर जो जौना खां के ऊपर के नाम से बसा है, तो ये आपका सिराज हिंद कहा जाता है इसको। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराज हिंद, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध केंद्र था, इस वजह से सिराज हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। तो शिक्षण संस्था का नाम है बीबी राजा बेगम, जिसका निर्माण सरकी सायक महमूद साय की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। तो ये पत्नी किसकी थी? आपको जो सरकी शासक थे महमूद साय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो जो अकबर का किला है प्रयागराज में, उस पर किस वर्ष अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये आपका डी 1797 में अंग्रेजों ने इसको कब्जे में कर लिया था। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ 1797 में। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफ उद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। तो शहादत अली के टाइम पे इस पे हुआ था। शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी हुई। अच्छा, ये अवध का नवाब बना था, इसने सौंप दिया था कि अंग्रेजों को, और उस टाइम से मतलब उनको कहा गया था कि आपको हम सुरक्षा देंगे, सैनिक देंगे, इस वजह से ये पूरा एरिया दे दिया था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची पर सूची सेकंड से मैच करना है। तो कौन से कहाँ पे हुआ था और कौन से सन में हुआ था? तो कुछ ना आया आपको, तो कानपुर वाला तो 1925 याद ही करते रहना, तो अपने आप से मैच हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका। कौन सा दिया गया? सी। सी में लिखा है कि पहले का तीसरा हो जाएगा, तो मेरठ का 1946 में, क्योंकि लास्ट में ही सबसे हुआ था, और कृपलानी जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था 1946, 47, 45, 46, 2 साल लगातार रही थी वो 47 तक से। और यहाँ से देखते हैं, बी का चौथा हो जाएगा आपका कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, ओके। और यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा लखनऊ 1916, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। बनारस 1905 में हुआ था। तो ये आपके पांचों हैं, चारों मैच हो गए, और ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। चलिए देखिए, नाम भी दिए गए, किसमें लिखा, मेरठ में जो 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसमें अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। कानपुर का 41वां था जो 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ 32वां था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, इसको ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। और गर्मदल और उग्रदल को भी यहाँ पे मिलाया गया था। तो जैसे आपके गर्मदल में भी लाल बाल पाल थे, और उसमें भी 3 लोग और थे। तो इस टाइप से बनारस में जो 21वां था 1905 में गोपाल के गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था?
तो ये हमें बताना है कि आगरा के अधीन कब कर दिया गया था इसको। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 1833। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का कई क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का शासन था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करना है। ये महोत्सव दिए गए पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान अवस्थिति, तो उसको भी बताना है कौन सा क्या होगा, किससे मैच करना है। सीधे मैच दिए गए। तो मध्यकालीन उत्तर प्रदेश और उनकी वर्तमान अवस्थिति। तो पहले ये आपका लिखा है कोल या कोयल अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता है, महोदय श्री कन्नौज को। तो ध्यान देना कन्फ्यूजन होता, महोदय श्री कन्नौज है और महोत्सव नगर महोबा। जैजाग भुक्ति की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड है, कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसी नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो नगर महोदय श्री के नाम से आपको कन्नौज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कन्नौज हो जाएगा कि नगर महोदय श्री बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान देना कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि हर जगह से कहीं अपने अपने क्षेत्र से लोगों ने विद्रोह किया था। तो राजा चेत सिंह थे जो बनारस से इन्होंने विद्रोह का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो 1780 से लेकर 81 के बीच की बात है कि नेतृत्व राजा चेतन सिंह ने किया था। वारन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम ने न देने पर वारन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया था। तो समझ में आया किस कर दिया था? हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा लिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीपाल को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर दिया। तो ये सारी कहानी थी अंग्रेजों की। जो योग्य शासक होते थे उनको हटा के कहीं उनके घर से, देखिए पद भी नहीं हटाएंगे क्योंकि जनता भड़क जाएगी, तो उन्हीं के घर का कोई नाबालिग होगा बच्चा या योग्यता नहीं होगी उसके पास, तो उसको राजा बना देते थे और अपने अंडर में शासन रखते थे या उनसे राशि वसूल करते रहते कर के रूप में। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो तीनों लोग को जिनको भी फांसी दी गई थी तो किसको किस शहर में दी गई थी सबको? जैसे एक लोग को अभी आपका आएगा नैनी में, एक लोग को आपके रामपुर में, एक गोरखपुर। तो काकोरी इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो गोरखपुर में था। तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लहरी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन सबको फांसी दी गई थी, लेकिन सबको गोरखपुर में नहीं गई थी, सबका अलग अलग है। राम प्रसाद बिस्मिल को 11 जून को 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावृद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। तो बड़ा बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाने वाला है कि मदारी पासी ने किसका नेतृत्व किया था? तो एका या वृद्ध आंदोलन का। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप से रूपांतरित करना था, नगद रूप से रूपांतरित करवाना था। एक आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी ये बताना हम लोगों को। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की बात करें तो ये आपकी लखनऊ में 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा की स्थापना हुई, वो 35-36 आ जाता है। इसी
वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव बने। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ये ध्यान रखना कब किसान दिवस मनाया गया, तो 1 सितंबर 1936 को। और किसमें, जो अखिल भारतीय किसान सभा थी लखनऊ में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी से मनाया जाना शुरू हुआ था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया था, तो कौन चुने गए थे? उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या हम लोग पढ़ चुके, वही हो जाएगा। एनजी रंगा बनाए गए थे क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये आपका बताना नहीं है। अच्छा, कौन सम्मिलित है, सॉरी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल, इसमें निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो ये 3 सही है, 1 2 3। बुद्ध है, राम है, नवाब है। महाराज नहीं थे। उत्तर प्रदेश के संस्कृति के इतिहास पूर्व काल में बुद्ध, राम तथा नवाब सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विलय, हड़प नीति जो डॉक्टर्स ऑफ लैब की जो नीति थी डलहौजी के टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा? ए 1856 में। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1856 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1847 से 1856 तक इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, तो कुशासन का आरोप लगाया था कि जनता वहाँ की खुश नहीं है, शासन अच्छा नहीं हो रहा, और अंग्रेजों ने 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने अपनी जो व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा, तो यही पहले पूछा जाता है सर्वप्रथम किस साम्राज्य को विलय किया था, तो सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके बाद जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। मोस्टली हमें यूपी के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूपी की बात कर रहे हैं, अवध की। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब के थ्रू किसको मिलाया गया, तो सतारा को 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मंगल पांडे एक सिपाही था, किसका सिपाही था? 30 क्वेश्चन नंबर का, क्योंकि इसमें तो देखा गलत बता रहा है कि मंगल पांडे 1827 से 57 तक जिनका पूरा जीवन काल था, बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के थे। ये 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। तो वो तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो 34 बटालियन माना जाता है इसको। नेटिव इन्फेंट्री जो थी 34। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये मोस्टली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन है। मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। मालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। तो गांव के साथ स्थापित की गई थी, कृषक के साथ नहीं थी। ग्राम या महल पर आधारित भू व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता है। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना, इसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझे कि जो महल वाली व्यवस्था थी ये जागीर या गांव होता था एक टाइप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ पे? ये कुशीनगर। कुशीनगर ध्यान रखना, ठीक है। या बिहार नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश के। 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में जैसे रामाभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है, बताइए कहाँ पे? तो ये आपका बिठूर कहा जाता है, कि बिठूर में आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा है। इसे प्राचीन काल में
ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही थी। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जो जालौन में ही ब्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मानता है कि ब्यास टीले के स्थान पर ऋषि ब्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जो जैनियों के कुछ आश्रम हैं, भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। तो जो जैन और धर्म था, बुद्ध धर्म था, एक टाइप से समकालीन था, एक ही समय पर दोनों चल रहे थे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो आपका नैमिषारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैमिषारण्य। यहाँ पे कहता है 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन यहीं पे किया गया था। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी कि नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। ओके, यह 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली रही है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं कितनी धार्मिक चीजें भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य, अरे कुछ नहीं, एग्जाम नहीं तो अपने जीवन के लिए काम आएगा कि अगर पर्यटन स्थल भी आपको कहीं जाना है तो चीज़ें पता रहेंगी। उत्तर प्रदेश मोस्टली, वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो भी भगवान का जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किसी एक में उपस्थित है। तो नैमिषारण्य अभी हम लोगों ने देखा सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। कुछ आपकी ऐतिहासिक इमारत दी गई और उनका स्थान पूछा है कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहले का चौथा हो जाएगा चौरसी गुम्बद आपका जालौन में। अच्छा। बी का तीसरा हो जाएगा जामा मस्जिद मुरादाबाद में। सी का दूसरा हो जाएगा बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में। और कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग भी थे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत पूछे जाते हैं। जैसे चौरासी गुम्बद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। फिर से आपका स्थान है और स्मारक या भग्नावशेष चीज़ें दी गई, इनको मैच करना है। तो मैच करेंगे, सीधा नीचे मैच भी दिएगा, लेकिन हम यहाँ पे सी ऑप्शन को देखेंगे। सी में लिखा है पहले का दूसरा कौशाम्बी कहाँ हो जाएगा आपका? सॉरी, कौशाम्बी हम आपका घोषिता राम मठ हो जाएगा। फिर बी का तीसरा कुशीनगर आपका रामाभर स्तूप हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा सारनाथ आपका धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में आपका सामने सहित महित है। तो ये हमें चीज़ें ध्यान देना है कि सहित महित कहाँ पे है और आपका घोषिताराम मठ कहाँ पे है, क्योंकि इनको मैच में करने के लिए आ जाता है। जैसे श्रावस्ती सहित महित, सारनाथ धमेक स्तूप, कुशीनगर रामाभर स्तूप, कौशाम्बी घोषिताराम मठ। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो ये सबको बच्चा बच्चा जानता है ना कि पटियाली। अब देखते हैं ये पटियाली कहाँ है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। तो कासगंज जिले में ये पटियाली गांव है। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिए ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो 38 ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा है? सबको पता है, यमुना जी के किनारे बसा है ना। तो कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये नदी यमुना, ये जो बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? जीवंत नगर की बात करें या सबसे प्राचीनतम नगर की बात करें तो वाराणसी ही लगाएंगे आप। ठीक है, सांस्कृतिक जो उत्तर प्रदेश की नगरी, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस, काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी
को माना जाता है। इसे अभिमुक्त अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे था? ये कानपुर में। आपका क्या नाम था इसका? भीतरगांव मंदिर। तो भीतरगांव अभी भी कानपुर में एक जगह है। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढाली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। काशी यानी वाराणसी भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार हमलों के और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मवर्त है स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो बिठूर में। अभी आपको पढ़ाया था। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मवर्त है स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव एंड कुश को जन्म दिया था। तो बिठूर बड़ी अच्छी जगह है। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आ गए। देखते हैं 44 में क्या है। आगरा की जो मोती मस्जिद है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना। तो शाहजहां ने करवाया था, है ना। तो काफ़ी निर्माण करवाया शाहजहां ने। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद, चमकता हुआ मोती जिसे कहते हैं, का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो मोती मस्जिद को पर्ल ऑफ मॉस्को भी उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए कराया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफेद रंग संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबददार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। हाँ, तो और वो कहाँ से सीखेंगे? हिंदू वास्तुकला भी बहुत आगे थी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने कराया था? अब देखिए यहाँ पे वो दिए नहीं, क्योंकि ये आपका विवादित क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुष्ठानों, लोक और भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना की बात करें तो 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह पर है गली गली शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट, ये जो घटिया घाट कहते हैं, ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे भी गली गली शिवलिंग बने हुए हैं इस टाइप से। नरसिंह की सबसे ऊंची जो सैलूत कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई थी? तो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे दुधई में। यहाँ पे दुधई, ये यूपीपीसीएस जेई जो जेई का हुआ था, जज वाला एग्जाम, उसमें हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तवंशीय अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। तो देखा, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास, कितना अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। हम लोगों को अभी पता ही नहीं होगा, घूमने ही नहीं गए होंगे कहीं, है ना। एक तो पढ़ाई से फुर्सत मिले जब तो घूम पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कुशीनगर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर मर गए थे, ये हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि अब गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीनतम काल में कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूप में से एक स्तूप बना है, जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। क्या है इसमें? यहाँ पे राम भर स्तूप है। कहाँ पे? ये आपका कुशीनगर में राम भर स्तूप है। 49 की बात करते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपके लखनऊ हो जाएगा बड़ा इमाम बाड़ा। यहाँ से मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था क्या चीज़ें ली गई हैं यहाँ से। तीर कमार, मछली। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफउद्दौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। यह विशाल गुम्बदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असली मस्जिद भी है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनार हैं। तो गैर मुस्लिम मस्जिद में वैसे भी नहीं जाते हैं। हाँ जाते हैं लेकिन कौन जाए। घोस्ताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ पे? आपका कौसाम्बी में है। तो अभी हम लोग मैच द फॉलोइंग में देखा था, उसी को एक एक करके क्वेश्चन बनाया गया। अब तो घोस्ताराम उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। जो घोस्ताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौसाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। इसका श्रेष्ठी जो घोषित है। क्वेश्चन नंबर 51, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपी में, तो देखिए सीधा लिखा है, कांस्टेबल वाले छाप लें। 2018 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम नाम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप अगर जीएम ने भी पढ़ेंगे 10th क्लास में मुंशी प्रेमचंद के, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनकी कुछ जो प्रसिद्ध कृतियां हैं या रचनाएं हम कह सकते हैं, उनको देखते हैं। गोदान, कर्मभूमि, ये बहुत पूछी जाती है। गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, कहानी संग्रह, ये सारी चीज़ें मानसरोवर को कहानी संग्रह कहा जाता है। तो ये सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि वैभ जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। तो ये कहाँ पे निकाला गया? तो ये आपको मथुरा में स्थित है। कंकाली टीला मथुरा में स्थित है। टीले पर कंकाली देवी का मंदिर, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला पड़ा। 1890 से 91 में डॉक्टर फोहरर ने के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन मंदिर या जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बताना है फतेहपुर सीकरी में। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, 6वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये बताना हमें। तो सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। मत्स्य राजस्थान, जो विराटनगर राजधानी थी इसकी। पांचाल, बरेली या बदायूं बोल सकते हैं। अक्षत्र इसकी राजधानी थी। अंग विहार या चंपा बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान, समाचार का नाम क्या है? पत्र का नाम हिंदुस्तान, जो 1887 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे ये बताना। तो मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम जिसको कहेंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि 1861 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? क्या बताना कि जो 6ठी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को चेदी कहते हैं। तो चेदी के बारे में बताना आपको।
तो किसको कहते थे आपको? बुंदेलखंड को। तो बौद्ध गृत अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में से जो 8 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उसी में से एक चेदी है जिसको बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर, ये आपके फिर से वही 8 दिए गए, तो फिर बार आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। महाजनपद, राजधानी, आधुनिक क्षेत्र दिया। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। बस, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। मल्ल आपका कुशीनारा, देवनगर, देवरिया के आसपास का क्षेत्र। चेदी आपकी शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। कमोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। पांचाल आपका इच्छत, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राजा हर्षवर्धन ने स्पेस दिया गया भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो कहाँ पे की थी? आपकी कन्नौज में की थी। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक एक बृहद ज्ञान की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट रहे थे जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की जिसमें आप प्रियदर्शिका, रत्नावली, बहुत पूछा जाता है रत्नावली किसने, तो ये राजा हर्षवर्धन की, और नागा नंद की रचना की थी। तो ये आपका 57 क्वेश्चन नंबर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। लगभग इस टॉपिक में भी आपके समथिंग 70-80 के अबाव क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो ये आपका कहाँ से संग्रहालय में संरक्षित है? कहाँ पे? तो बी में हो जाएगा आपका सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो ये सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ लगाए हुए बैठे हैं। और सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जिजाग भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिजाग भुक्ती, चेती बोले हम इसको, और जय होटी बोले, सभी आपका बुंदेलखंड। तो जिजाग भुक्ती या जय होटी एक वीर प्रस्वनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। पृथ्वीराज साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। थोड़ा आज गला खराब है, इस वजह से बात से दिक्कत हो रही है क्योंकि ठंडी भी बहुत पड़ रही है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ इन्होंने बनाई थी? तो इलाहाबाद बनाई थी, स्थानांतरित किए थे। तो आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी 1921 में इलाहाबाद या प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक विधायिका राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में। तो खंडपीठ लखनऊ है और मेन ब्रांच है आपका जो इलाहाबाद में। गौतम बुद्ध की माँ देवदय राज के शासक परिवार की स्थित थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में आता है, तो बस्ती जिले में आता है। किसकी बात करें? गौतम बुद्ध की जो माँ थी देवदय, तो आपकी बस्ती जिले से वर्तमान में आती है। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदय राज के कोकलीय, तो देवदय राज के कोकलीय वंश के शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदय राज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज था। वाल्मीकि का आश्रम जो आपका ब्रह्मवर्त में आता था, जो कहाँ पे, तो फिर से वही क्वेश्चन पूछ देना, बिठूर हो जाएगा, ऑप्शन है। महर्षि वाल्मीकि का स्थल जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने स्पेस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो पहला
कौन सा था? तो बनारस अखबार था। पेपर का ही नाम था बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक जो डायरेक्टर थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड, यही पूछा जाता है बहुत, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? देख रहे हो आप, सारी चीजें उत्तर प्रदेश में। तो ये फर्रुखाबाद में। भेड़कुंड की बात करें तो ये जहाँ अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से, किसकी? पांचाल नरेश द्रौपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। तो किनकी पुत्री थी द्रौपदी? आपकी द्रौपद की पुत्री थी। और ये कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताइए किस संप्रदाय से हैं? इनका भी पूछा जाएगा। नाथ संप्रदाय से, गलत नहीं कर देना, कभी इनका फुल नाम पूछ दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। बिष्ट भी लगाना भैया, अजय सिंह नहीं कर देना। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से हैं? 21वें। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से था। तो इस टाइम पे कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो ये 21 थे, तो 22 में हो जाएंगे। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, तो एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे? एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा, तो काफी पुराना आदमी था ना। 8 सुल्तानों से। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? बहू बेगम का मकबरा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ऊपर। चलिए सीधे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहाँ पे? फैजाबाद में। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शुजा उद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज-जुहर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। उम्मतुज-जुहर नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा लखनऊ ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों को शहर के नाम से भी जाना जाता है इसको। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना का अगर बात करें तो नवाब असफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही है। लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो किस धर्म के कम है? ये पारसी धर्म के सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक संप्रदाय उनकी जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो हिंदू हैं वो आपके 79.73% है। मुस्लिम आपका 19.26% है। सिख 0.32%। ईसाई, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है हमेशा इससे। ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध आपके 0.10% और अन्य की बात करें तो 0.1%। तो सबसे अगर अन्य का छोड़ के देखें सबसे कम कौन से रहेंगे? तो बौद्ध आएंगे, फिर जैन आएंगे, सबसे कम वाला देख रहे हैं, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू है। हिंदू तो है ही। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जौनपुर में ही आपका अटाला मस्जिद की बात करेंगे कि यहाँ जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अवध राज, जिसे औध भी कहा जाता है,
पर 1722 ईस्वी से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो बताना हम लोगों को कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो नवाब की उपाधि अपनाई थी। तो अवध के लोग क्या कहते थे उसको? नवाब। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 ईस्वी में शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? तो दोनों, बड़ा हो छोटा हो, लखनऊ में ना, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसिफी मस्जिद भी है जहाँ पर गैर मुसलमानों का वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं, तुम लोग पीछे देख चुके हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि का आश्रम की बात करेंगे, आपका ब्रह्मवर्त में स्थित है। ब्रह्मवर्त कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट के पास आपका। तो रामायण रचयिता कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से, अच्छा बिठूर में उनकी भी स्थली है, तो वही निम्नलिखित में किसे शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता है? तो शेरे बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता था। किसे? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो किसने अवध से नेतृत्व किया था, हम ऐसे बोल सकते हैं? तो बेगम हजरत महल ने। जो अवध में 1857 का विद्रोह प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था, उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादर को नवाब बनाकर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर। परमहंस श्री योगानंद गिरी, अच्छा ये आपके यूपी ट्रिपल एससी हो जो में पूछा गया था, जो आपके होम्योपैथिक का जो पेपर हुआ था उसमें। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुलानंद घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर पे उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की दिशाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो ये नाना साहब हो जाएंगे। यहाँ पे नाना साहब हो जाएंगे, तात्या टोपे हो जाएंगे। नाना साहब ही होंगे से, देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। तो 1857 का विद्रोह कानपुर का किसने किया था, ये बताना। तो वर्ष 1870 के विद्रोह का कानपुर का नेता नाना साहब थे। 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई, झांसी कुंवर बिहार बहादुर शाह, दिल्ली नाना साहब, कानपुर बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। तो कानपुर से कौन थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये विद्रोह था, इसमें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से और नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किया था। इखलास खान का राजा, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्न में किस जिले में स्थित है? तो इखलास खान का बताना आपको बदायूं में। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने सोहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था। लोग यही कराते थे क्या है? किसी की बीवी मर जाए वो मकबरा बनवा रहे हैं, किसी की पतू मर जाए वो मकबरा बनवा रहे हैं। तो इन्होंने अपने सोहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इसी मकबरे का निर्माण 19 1000
94 हिजरी सन 1690 की बात करेंगे, कराया गया था। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। सारनाथ का वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बताइए भैया कहाँ पे दिया था? सारनाथ का कौन सा है वो? वाराणसी। किस नज़दीक है? तो वाराणसी के नज़दीक है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया तथा अरुबेला अरुबेला जिसे कहेंगे, वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम से या सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया था। ये 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे वही थे जिनको उधर छोड़ के भाग आए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक कन्या के हाथ से भोजन कर लिया था, उस वजह से वो छोड़ के भाग आए थे। फिर आए वहाँ पे ये इन्हीं को इन्हीं को ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो सारनाथ आते हैं तो पहले इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की ये देते हैं उपदेश। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है तथा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा वैशाली कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। उनके उपदेश की भाषा पाली थी और उनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार और प्रसेनजित व उदयन थे। तो अच्छे अच्छे लोग राजा लोग इनसे जोड़ते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है? चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1950 को। 1 अप्रैल 1937 के ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया। आगरा व अवध को संयुक्त आगरा, मतलब ऐसे बोल सकते संयुक्त प्रांत आगरा और अवध को रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इसे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया और उत्तर प्रदेश में दिवस उस टाइम से 24 जनवरी को मनाया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के उत्तर प्रदेश की पूरी हिस्ट्री हो गई है, क्या क्या चीज़ें थी इसमें तो ख़त्म कर दी। देखिए टॉपिक बड़ा था, इस वजह से एक ही टॉपिक आज कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव स्थापत्य कला। ये भी एक बड़ा टॉपिक है। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार बनाए रहिएगा ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्त यारों को शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको लोगों को सारी चीज़ें